नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस भूगोल में मानव भूगोल की मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका जो चैप्टर है वो 4 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर बड़े ही मस्त तरीके से, बड़े ही शानदार और जबरदस्त तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर हमारा जो 4 है उसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम छोटी छोटी उन सारी तमाम चीज़ों को देखेंगे जो इस लेक्चर में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को तो देखेंगे ही, लेकिन 2 बड़े टॉपिक हैं। एक तो मानव विकास उपागम, यानी मानव का विकास करने के कौन से साधन हैं। जैसे हमने मानव विकास के स्तंभ पढ़े, मानव का जो विकास है किस पर टिका हुआ है, वो तो हुए स्तंभ यानी आधार यानी कि नींव। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि मानव विकास उपागम यानी साधन क्या है, मानव विकास को कैसे अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। कोई भी कंट्री मानव विकास में अभूतपूर्व योगदान अन्य संसाधनों का लेकर अपने आप को कैसे सक्षम बना सकता है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। इसके अलावा HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कह सकते हैं, वो रिपोर्ट देखेंगे कि उस रिपोर्ट का क्या आंकलन होता है, उस रिपोर्ट की क्या गरिमा होती है और उस रिपोर्ट में कैसे पता चलता है कि कौन सा देश किस स्थान पर है। तो ये भी हम देखने वाले। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और पढ़ते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। तो इस मानव विकास जो HDI रिपोर्ट है, सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं। मानव विकास का मापन HDI रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। क्या है HDI रिपोर्ट? जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह सकते हैं हिंदी में, जिसको मानव विकास का मापन कहा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें 3 चीजों को देखा जाता है। HDI जो होती है, HDI किसके अंडर में काम करती है? HDI जो है वो UNDP के अंडर में काम करती है। UNDP, इस बात को आप ध्यान से समझ ले कि UNO जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे कहते हैं और हिंदी में जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पूरे विश्व में मैत्री संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ये उसका मूलभूत रूप से मुख्य कार्य है। लेकिन उसके अलावा उसकी ढेर सारी संस्थाएं हैं, उसकी ढेर सारी जो है शाखाएं बनी हुई है जो उसके अंदर ही बनी हुई है। वैसे यूएनओ की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक मैनहट्टन द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप पर है। लगभग 17 एकड़ जमीन के आसपास ये फैला हुआ है। 39 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में लगभग बिल्डिंगों में अलग अलग ऑफिस है और उन्हीं ऑफिसों में से या उन्हीं शाखाओं में से, उन्हीं यूएनओ की एक ब्रांचेज में से एक है UNDP, जो गरीबी के आंकड़े बताती है हर देश को कि तुम्हारा देश इतना गरीब है, आपका देश इतना अमीर है, ये सब कुछ करती है। दूसरा, किस देश में मानव का विकास कितना हुआ है वो भी बताने का काम कौन करती है? UNDP। किसकी संस्था है? UNO की, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये UNDP जो है ये 1990 से, कब से? 1990 से अपने आंकड़े प्रसारित कर रही है, क्योंकि महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, लास्ट में अमेरिका के हो गए, उन्होंने मानव विकास की सबसे पहले बात की और उनके एक सहयोगी थे, दोनों को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन जो भारत के रहने वाले थे, लास्ट में बांग्लादेश की तरफ चले गए थे। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे थे, डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर 1987 में, कब की बात बता रहा हूं? 1987 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय इन चीजों को कि मानव का विकास कैसे हो सकता है, मानव के विकास को कैसे डेवलप किया जा सकता है, मानव विकास में क्या बाधाएं आती हैं, मानव विकास को प्रबल और मजबूत बनाने के लिए किन चीज़ों का हम उपयोग करें, किन संसाधनों का उपयोग करें ताकि मानव विकास की रिपोर्ट हर देश की अच्छी हो जाए। इसके लिए इन्होंने ढेर सारे प्रयास किए, सतत प्रयास किए। डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है सहयोगी के रूप में अमर्त्य सेन ने काम करते हुए डॉक्टर महबूब उल हक के इस 1987 के इस मानव विकास रिपोर्ट के प्रयास में जो UNDP तैयार करती है, और UNDP तैयार जिस रिपोर्ट को करती है उस रिपोर्ट को हम HDI रिपोर्ट कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जो प्रत्येक कंट्री को दी जाती है कि अपना स्तर यहाँ तक है, इसे सुधारना है, इसे और अच्छा बनाना है, कमजोर है तो अच्छा बनाना है और मजबूत है तो उस पर टिके रहना है। ये तैयार करने का काम किया जाता है। मानव विकास मापन HDI जो होती है वो 3 मुद्दों पर काम करती है।
एक बटा तीन की दृष्टि से कैसे? सबसे पहले जैसे कि मुझे मानव विकास में यूएनडीपी हूं और मुझे एक एचडीआई रिपोर्ट यानी एक जो है प्रोफॉर्मा तैयार करना है। एचडीआई रिपोर्ट का मतलब क्या है? प्रोफॉर्मा। एचडीआई रिपोर्ट सिर्फ एक प्रोफॉर्मा है। किसका है? मानव विकास का। कौन सा मानव? पूरी कंट्री, जितनी भी विश्व के अंदर कंट्रीज है उन सब का। क्या ये सारी का करता है? नहीं, जिसने इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है उन्हीं की रिपोर्ट तैयार करता है, क्योंकि ये निकाल के दे देता है कि ये रिपोर्ट आपकी इस देश के कंपेयर में इतनी रिपोर्ट है, तो देश की स्थिति खुद को पता चलती रहे। अब क्या होता है कि जैसे मैं यूएनडीपी और मुझे एक चार्ट तैयार करना है, मुझे एक आलेख प्रलेख तैयार करना है, जिसके अंदर मैं प्रत्येक कंट्री जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट कर रखा है, उनको मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा देश किस देश से कितना आगे है और कितना पीछे है। ये जानने के लिए मैं 3 चीजों पर जोर दूंगा। वैसे तो मैं आवास, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, संचार, सूचना, संसाधन, जो कुछ भी मुझे देश में दिखेगा सारी की चर्चा करूंगा। मैं क्यों करूंगा चर्चा? क्योंकि मैं यूएनडीपी हूं, क्योंकि मुझे क्या तैयार करना है? एचडीआई रिपोर्ट तैयार करना है। अब एचडीआई रिपोर्ट जैसे ही मैं तैयार करूंगा, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा कि किसी देश में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, उस देश की हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है, यानी उस देश की चिकित्सा व्यवस्था कैसी है। ये सारी चीजें मैं स्वास्थ्य में देखूंगा। अब स्वास्थ्य के अंदर इर्द गिर्द कई चीजें आ जाएगी। व्यक्ति का आवास अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आवास को मैं इसके साथ ही देख लूंगा, आवास अच्छा होना चाहिए उसका। इसके अलावा व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार अच्छा मिलेगा, इसमें क्या आ जाएगा? रोजगार। यानी ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखेगी। संसाधन यानी खनिज अच्छे होने चाहिए किसी देश में, खनिज, खाना पीना, रहना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब किस में आ जाते हैं? जिसको हम रकम के नाम से जानते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। हमारा कहने का मतलब यह है, मानव विकास रिपोर्ट में मैं अगर यूएनडीपी हूं और मैं एचडीआई रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, तो मैं 3 चीजों पे काम करूंगा। पहले तो किसी कंट्री का स्वास्थ्य देखूंगा कि वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य कितना बेटर है, कितना बेहतर है या कितना अच्छा नहीं है। ये दोनों पहलों का ध्यान रखूंगा मैं, और इस चीज को 1/3 में ले लूंगा मैं, यानी 1/3 ले लूंगा इसको। कितना ले लूंगा मैं? 1/3। फिर दूसरी चीज उठाऊंगा कि किसी देश में शिक्षा कैसी है, वहां के लोग शिक्षित कितने हैं? 10% है, 20% है, 40% है, 60% है। अब इसमें ऐसा नहीं देखा जाएगा कि हरियाणा जो है शिक्षित कम है या फिर लिंगानुपात कम है, तो वहां के संसाधन जो है आने वाले समय में जो है कम पड़ने वाले हैं। इस प्रकार की चीजें नहीं देखी जाएगी कि केरल में ज्यादा लिंगानुपात है, ऐसा नहीं देख के पूरी कंट्री का ऑल ओवर देखा जाएगा। पूरी कंट्री का जैसे ही ऑल ओवर देखा जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये हमें पता चल जाएगा। इसको भी हम कितना लेंगे? 1/3। फिर संसाधन, किसी भी देश में संसाधन कितने हैं, इसको भी हम कितना लेंगे? 1/3 की भारिता होती है। इसको क्या कहा जाता है? भारिता। भारिता का मतलब कोठा लिया जाता है, इसमें गणपूर्ति ली जाती है। इतना प्रतिशत इसका, इतना प्रतिशत इतना इसका और इतना इसका, तीनों का प्रतिशत। देखो स्वास्थ्य का कितना था, शिक्षा का कितना है, संसाधन का कितना है, यानी कि S3 से देखा जाता है इसको। S3 ये इसका फॉर्मूला है, S3 यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। अब आप कहेंगे सर आपने शिक्षा बीच में पहले बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को 1/3 से देखा जाता है। तीनों को 1/3 से देखेंगे तो अपने आप 100% हो जाएंगे। तो S3 मानव विकास का मापन किससे किया जाता है? S3 से किया जाता है, यानी कि S3 जैसे आता है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन की बात शुरू हो जाती है। ये क्रम 0 से 1 बीच स्कोर पर होता है। इसका क्या मतलब है? मानव विकास रिपोर्ट जब भी तैयार की जाती है तो उसमें स्तर जो बताया जाता है वो 0 से 1 के बीच बताया जाता है। कहां से कहां तक बताया जाता है? 0 से 1 के बीच। जैसे मान लो कि हम 4-5 कंट्री के उदाहरण लेते हैं, जैसे भारत का ले लिया, पाक का ले लिया, बांग्लादेश का ले लिया, 4-5 उदाहरण ले लेते हैं हम, नेपाल का ले लिया हमने, बहुत है। अब ये जो है इन एग्जाम्पल से हम ये निकाल लेंगे कि किस देश की भारिता जो है इन सब से मिलाकर किसी देश का जो है एचडीआई रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट क्या आती है, कैसे निकलेगी। भारत, पाक और बांग्लादेश और नेपाल, हमने 4 कंट्री लिए। कितने लिए हैं भाई? 4 कंट्री लिए। अब इन चारों कंट्री का हमें क्या निकालना है? एचडीआई रिपोर्ट। और हम ये जानते हैं कि 0 से 1 के बीच होती है, 1 से ऊपर नहीं जाएगी और 0 से कम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको ऐसे निकाला जाएगा,
सबसे पहले जीरो ही लिखा जाएगा सब में। अब आप कहेंगे सर सबकी जीरो कैसे हो सकती है? आगे जो लिखा जाएगा वो 1 तक पहुंचने का प्रयास करेगा तो पॉइंट आ गया। जैसे भारत की 0.396 माना तो 1000 मतलब एक जो है उसको 1000 पॉइंट में बांट दिया गया, 396, यानी कि 900 950 से ऊपर नहीं जाएगी, वहां तक लास्ट होती है और 270 76 के नीचे कभी नहीं जाती। जैसे इसकी मान लो 290 है, जैसे इसकी मान लो, हम एक काल्पनिक आंकड़ा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे इस बांग्लादेश की 291 है, जैसे नेपाल शिक्षा जो है मुस्कुराने में अच्छा है नेपाल, प्रसन्नता के अंदर नेपाल का प्रथम स्थान आता है, तो इसको अच्छी रैंक दे देते हैं, भारत के आसपास 94 कर देते हैं इसकी। ठीक है, ये एचडीआई रिपोर्ट बताती है। ये मैंने कैसे तैयार की? ये मैंने इन 3 चीजों से तैयार की कि भारत के अंदर लोग स्वस्थ कितने हैं, शिक्षा कैसी मिल रही है और संसाधन कैसा है। इन तीनों चीजों का 1/3 लेके मैं भारत की रिपोर्ट तैयार करूंगा और बाकी देशों से इसका मुकाबला देखूंगा। इसको मैं कहूंगा एचडीआई रिपोर्ट। और ये जो पॉइंटों में चीज आपको दिख रही है, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि इसको मापा हमेशा 0 से 1 के बीच जाता है। तो ये चीज आपने देखी और इसको समझा कि इसे 0 से 1 के बीच नाप कर हम और चीजों का ध्यान रखते हैं। इसे हमेशा और हमेशा अमेरिकी डॉलर में ही मापा जाता है। अमेरिकी डॉलर वैसे तो अधिकतर देशों की अपने अपने देशों की करेंसी सबकी अलग होती है, लेकिन हम आयात और निर्यात करते हैं, जैसे भारत भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो कोई भी चीज का जो ली और दी जाती है उसके बीच में डॉलर मायना रखता है, डॉलर को माध्यम माना जाता है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट भी अगर न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ है, अगर मैनहट्टन द्वीप पे यूएनओ है, तो इसको भी किस में नापा जा रहा है? डॉलर में नापा जा रहा है। 0 से 1 के बीच तो नापा ही जाएगा, लेकिन डॉलर में भी इसे नापा जाएगा। इसके अलावा मानव विकास की नूतन विधियों का विकास, यानी मानव विकास जो है उसमें छोटी छोटी आजकल और छोटी छोटी विधियां चली है, नूतन यानी छोटी विधियां, जिससे इसको निकालने का कार्य और भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आज थोड़ा तबीयत का थोड़ा ऐसा है, हमारे यहाँ राजस्थान में भयंकर बारिश थी और भीगने के कारण गला भी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप कोऑपरेट करेंगे। आगे देखिएगा, इसमें 40 वर्ष तक ना जीने की संभावना वाले लोग होते हैं। एक ये चीज होती है जीवन प्रत्याशा, इसको हम क्या कह सकते हैं? जीवन प्रत्याशा। जीवन जीने की आस, यानी किसी देश में लोग 40 साल तक ही नहीं जी पा रहे तो उस देश का मानव विकास रिपोर्ट गिरता जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोग, इसमें जीवन प्रत्याशा, और शुद्ध जल नहीं मिल पाता है लोगों को। शुद्ध जल, कौन सा जल? पेयजल वाला, शुद्ध पेयजल, पेयजल शुद्ध जल लिख देता हूं इसको मैं, पेयजल। तो जिनको पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है वो लोग भी मानव विकास में कहां चले जाते? उनका स्तर भी गिर जाता है। पहले कौन से थे? जो 40 वर्ष तक जीने की संभावना ही खो चुके। क्यों? क्योंकि वहां शुद्ध जल नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छी चिकित्सा नहीं है। तो ये जो एज ग्रुप जो हमने, इसको हम एज ग्रुप नहीं कह के इसको हम ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की जो आस है वो लोगों की 40 तक की, इससे ऊपर कोई जी नहीं पाता। तो पहला मानव विकास का जो एक आंकलन है वो एचडीआई रिपोर्ट जो आती है उसको यहां से यूएनडीपी को पता चल जाता है कि किसी देश में 40 साल तक ही लोग नहीं जी रहे। इसका मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन कुछ भी वहां का अच्छा नहीं है। दूसरा, अल्प भार छोटे बच्चे। छोटे बच्चे जो है उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, कमजोर है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल रही है। इससे भी यूएनडीपी जो एचडीआई रिपोर्ट तैयार करते वक्त पता लगा लेता है। कुछ वो दिमाग का सविवेक से भी चिंतन और मनन करता है कि किसी देश के अंदर, चिंतन मनन इस बात का करता है कि किसी देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहां के जीवन जीने की आस ही कम है, वहां के लोग बीमार चल रहे हैं, वहां के जो नई पीढ़ियां आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, उनका भार वजन बढ़ ही नहीं रहा है, ना उनकी शिक्षा पूरी हो रही है, वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उन्हें पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। आदि चीजों का वो अल्प भार छोटे बच्चों का आदि चीजों का नापकर वो मानव विकास को सविवेक से भी नापने का प्रयास करता है। कभी कभी कई चीजें संविधान में नहीं लिखी रहती, फिर जज क्या करता है? फैसले को सविवेक से सुनाता है कि उसका जो मन करता है कि ये चीज संविधान में नहीं है, तो वो ऐसा डिसीजन देता है कि आने वाले समय में ऐसा ही कोई केस दोबारा आता है तो उसको उसी प्रकार से सुनाया जाता है जो पहले केस का डिसीजन दिया जा चुका है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप जज हैं और आपके सामने एक ऐसा केस आया है, एक ऐसा वाद मुद्दा आया है, एक ऐसा विवाद है जिसको आपको सुलझाना है या डिसीजन देना है,
और संविधान में उसकी चर्चा बहुत कम, नगण्य मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो आप ऐसा डिसीजन देने का प्रयास करेंगे अपने सब विवेक से, संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, संविधान के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, देश की जनता की लोकहित परंपरा को ध्यान में रखते हुए आप जो डिसीजन वहां देंगे, वो जब भी आने वाले समय में जब कोई ऐसा केस आता है तो आपके केस को मद्देनजर रखें, आपके केस को आइडियल मान के, आपके विवाद को आइडियल मान के, जो आपने सॉर्ट आउट किया है, जो आपने खत्म किया है, उस तरह से उसको किया जाता है। तो कई बार मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जैसा कोर्ट में हो रहा था, वैसे ही यूएनडीपी जब तैयार करती है तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको वो देख के ही पता लगा लेती है कि इस देश का मानव विकास कम है और इसका अच्छा है। जैसे एक देश है, उसमें ज्यादा एज तक जीने वाले बच्चे हैं, ज्यादा एज तक जीवन प्रत्याशा जिसे हम कहते हैं, जीवन जीने की आस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां शिक्षा है, वहां स्वास्थ्य है, वहां संसाधन है, पर्यावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, जलवायु अच्छी है, वहां के लोग अच्छे हैं, शिक्षित है, सारी चीजें अच्छी है, तो मानव विकास रिपोर्ट अच्छी आएगी। तो वो सब विवेक से सोच लेता है कभी कभी कि ये चीजें आपको दिखाई दे ही रही है, 40 वर्ष तक लोग जी नहीं पा रहे, पानी अच्छा मिल नहीं रहा है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, प्रौढ़ निरक्षरता दर, यानी कि जो युवा है वो पढ़े लिखे ही नहीं है, ऐसी हालत है। ये विश्वसनीय माप नहीं है, ये विश्वसनीय माप नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि यूएनडीपी एचडीआई रिपोर्ट जब तैयार करती है तो इन चीजों को देख लेती है और सब विवेक से भी डिसीजन देती है। सब विवेक से डिसीजन वो वहां देती है जहां वो किसी कारण से कुछ आंकड़ों को नाप नहीं पाती है, तब वो इसको इंक्लूड कर देती है। तो ये पूरी तरह से विश्वसनीय तो नहीं है भाई, इसके आधार पर रिपोर्ट नहीं बनाई जाएगी। देखो ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है और इसको ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि 40 वर्ष तक कितने लोग जी रहे हैं, अल्प भार वाले यानी कुपोषण के शिकार बच्चे कितने हैं, और पेयजल की क्या समस्या है, युवा जो है कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे, ये चीज पूरी तरह से विश्वास वाली नहीं है। लेकिन 1/3 और 1/3 के आंकड़ों को सही साबित और सही मिलान करने के लिए किसी देश में 40 वर्ष तक कोई जी नहीं पा रहा है, पानी पीने का है ही नहीं, लोग शिक्षित है ही नहीं, और उसका मानव विकास अच्छा निकल जाता है, किसी कारण से उसकी गवर्नमेंट जो है उस देश की, उसने रिपोर्ट अच्छे से नहीं दी है, तो इसको देखा जाता है। तो ये विश्वसनीय नहीं है। लेकिन सपोर्ट किसको करती है? इसको करती है। मद्देनजर किसको रखता है? इन चीजों को रखता है। और आकलन शुद्ध किससे निकालता है? 1/3 जिसको हम बारिता कह रहे थे, बारिता। तो ये चीज आपके समझ में आ गई और बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे देखिए, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। स्वास्थ्य जो होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, यानी बच्चा जैसे ही जन्मा उनमें से कितने जिए, ये भी एक मूल्यांकन का तरीका है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज्यादा अवसर है। यानी कि मैं आपको अभी बस बता ही रहा था कुछ देर पहले कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब सीधा सीधा है जीवन जीने की आशा, लेकिन यहां बड़ा लंबा लिख रहा है। देखो क्या है, प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ यानी लंबा, उसी को लंबा अधिक लिख दिया, स्वस्थ जीवन जीने की ज्यादा अवसर है। यानी इसका मतलब यह है कि लोग जो है किसी देश में रह रहे हैं, वहां के लोगों को जीवन जीने की आस कितनी है, उतनी होगी जितने पहले लोग जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? खान पान अच्छा नहीं मिल पाता है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, संसाधन अच्छे नहीं। आपको शिक्षा का मरने से क्या लेना देना है? अगर शिक्षा होगी, व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो समाज को, पर्यावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करेगा, मौसम को शुद्ध करने का, पर्यावरण जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है, प्रकृति को सपोर्ट करेगा, और प्रकृति उसे सपोर्ट करेगी और जीवन जीने की आशाएं बढ़ेगी। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के अलावा हवा, भोजन आदि चीजें जो होती है ना, वो मानव को जीवन जीने की आस को और बढ़ा देती है। अगर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है तो शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा, और शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा तो 40 से ऊपर हो ही नहीं सकती जीवन प्रत्याशा, और अगर शुद्ध मिलेगा तो जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी। तो इसी बात को यहां समझाया गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 की भारिता दी जाती है, ये हम देख चुके हैं। 1/3 की भारिता का मतलब है शिक्षा, पहले क्या देखा था हमने? शिक्षा, फिर हमने देखा था स्वास्थ्य। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के 3 घटक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन।
संसाधन। अब ये तीनों जो है, इन तीनों को 1/3 से नापा जाता है, यानी तीनों को 1/3 1/3 1/3 दिया जाता है, तो ये पूरा 100% हो जाता है। इससे मानव विकास रिपोर्ट निकाली जाती है। तो ये चीज आपके बारीता समझ में आ गई। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों के लिए भारों का कुल योग होता है, कुल योग 100% आ जाता है। स्कोर हमेशा 1 के जितना निकट होता है मानव विकास स्तर उतना ही अधिक होता है, इस बात को पकड़ो। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। अब ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसको पहले समझा चुका हूं। ये कहना चाह रहा है कि मानव विकास जो है वो वास्तव में अपने आप में किसी भी देश की एक रिपोर्ट है, जो हमेशा 0 से 1 के बीच नापी जाती है, नापी जाती। इसको नापी नहीं जाके इसका अंकन किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 के बीच, यानी 0 से लेकर ये पॉइंटों में होगा 1000 तक हो सकते हैं। पॉइंट कितने हो सकते हैं? 1000 तक। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट कहाँ तक गए? उच्च से उच्च पॉइंट अगर कबर गए हैं, कभी गए हैं, ज्यादा से ज्यादा उच्च स्तर, उच्च अगर पॉइंट गए हैं कभी, तो 0.983 से ऊपर कभी भी नहीं गए। यह तो है सबसे ऊंच स्कोर। अगर कोई देश इसके आसपास चला जाता है, मतलब उसका मानव विकास रिपोर्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत सफल है, उसको इस पे बना रहना है। तो 0.983 तो सबसे उच्च है, लेकिन कोई भी देश उससे नीचा जाना पसंद नहीं करेगा, वो है 0.268। ये आंकड़े याद रखें, ये निम्न है, इससे नीचा तो कोई गया ही नहीं अभी तक, लेकिन कोशिश करना है कि इसके पास ही नहीं आए, क्योंकि ये तो स्तर गिरा हुआ है बिल्कुल ही, है ना। तो हमेशा ये दोनों स्तर होते हैं कि 0.268 से 0.983, ये जो आंकड़ा है इसके बीच में कोई देश रह रहा है, जब तक अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल नीचे है तो, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात भी समझना है कि 0 से 1 के बीच ही नापा जा रहा है। अब कोई देश ऐसा है, हम एक लिस्ट पढ़ेंगे, एक सारणी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे कि 500 से ऊपर वाले कितने देश हैं, 0.500 वाले, 0.733 वाले कितने देश हैं, और ऐसे कितने देश हैं जो 500 से भी नीचे हैं। 0.500 बोल रहा हूं मैं, लेकिन बोला ऐसे जाता है, 0.500 से नीचे कितने हैं, ऊपर कितने हैं, तो 32, 18, ऐसी एक सारणी हम पढ़ेंगे कि कितने देश इससे नीचे हैं, कितनों की अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी स्थिति है। तो उससे हमें सारी एक इमेज बन जाएगी हमारे माइंड में कि कौन सा देश किस देश से मानव विकास में आगे है, पीछे है। क्योंकि मानव विकास से जनसंख्या का भी पता चलता है। कैसे चलता है मानव विकास? जनसंख्या को कैसे बता देता भाई? अगर किसी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो मानव विकास कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर किसी देश की जनसंख्या कंट्रोल हो गई तो मानव विकास सबसे ही अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि उसने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, मतलब शिक्षा अच्छी दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, लोगों में जागरूकता फैला रहा है। और मानव विकास में कहने को 3 चीजें देखी जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, लेकिन ढेर सारी चीजों का इसके अंदर आंकलन होता है। तो ये जिसके निकट होता है उतना ही स्कोर अच्छा होता है। ये चीज आपके समझ में आ गई। आगे अगर हम देखें तो बहुत ही प्यारी चीज है जिसे हमें पढ़ना है, वो है उपागम, यानी साधन। मानव विकास के साधन क्या है? उपागम का मतलब क्या होता है? साधन। तो सबसे पहले आय उपागम देख रहे हैं। एक बात को आप ध्यान से समझ लें, जिस प्रकार ये मानव विकास है, ये मानव विकास दिखाई दे ही रहा है आपको, मानव ऊपर, ये मानव विकास है, इसको ध्यान से समझना है। इसके जो पहिए थे, इसके जो 4 पहिए थे इस प्रकार से, जिसको हम कह रहे थे, इसका आधार कह सकते थे या फिर इसके स्तंभ कह सकते थे। 4 स्तंभ हमने पढ़े थे, और वो 4 स्तंभ थे, एक तो समता, यानी सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समता। दूसरा सतत पोषणीयता, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको, सतत पोषणीयता। तीसरा सशक्तिकरण, या फिर उससे पहले उत्पादकता लिखी हुई थी, उत्पादकता। और चौथा था सशक्तिकरण, यानी मजबूती देना चाहिए देश को, सशक्तिकरण। शॉर्ट लिखा है मैंने। वो जो हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो हमारे थे मानव विकास के स्तंभ। और अब जो देख रहे हैं वो है साधन। ये बात आप हमेशा याद रखें, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढंग से इनको समझ के जाना। तो अभी हम क्या देखने वाले? उपागम। सबसे पहले आय यानी पैसा, इकोनॉमी उपागम देख रहे हैं हम।
ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी किसी देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनका जीविकोपार्जन या पैसा कमाने का तरीका क्या है और कितना आय वहां से आती है, इससे मानव विकास को देखा जाता है। ये चीजें हम किसमें देखेंगे, आय, यानी इसमें सिर्फ पैसे की बात करेंगे। मानव विकास में पैसा कितना योगदान कर रहा है वो चीज आय उपागम में देखेंगे। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है, सबसे पहले इसी को देखा गया। भाई एक व्यक्ति अमीर है या गरीब, मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति अमीर है या गरीब, उसका आंकलन आप कैसे करेंगे, उसकी सुख सुविधाओं और उसके पैसों से। तो सबसे पुराना उपागम यानी साधन कौन सा, उपागम का मतलब साधन है, ये बात अगर समझ में आ गई तो पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहले कोई भी कंट्री अमीर है या गरीब, इसका पता करने के लिए वहां के नागरिक दिख जाते हैं। जैसे मान लो कि कौन सा शहर अच्छे से अमीर हो गया और कौन सा शहर में गरीब लोग रहते हैं। एक गांव में जाओ, लोग फटे फटे कपड़े पहने रहते हैं, तो इस तरह ऐसा हम जज करते हैं उनको, जो कि कई बार ऐसा होता है कि उल्टा भी हो जाता है। लेकिन हमेशा अच्छा ही हमेशा जो है इसकी रिपोर्ट जो है 99% सही आती है। जो जज किया जाता है या देखा जाता है या समझा जाता है कि किसी शहर के अंदर ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, इसका मतलब उसके पास पैसे हैं। और पैसा सबसे पुराना उपागम है किसको नापने का, मानव विकास को। ठीक है, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी आय मतलब पैसे के साथ। मानव विकास को किससे नापा जा रहा है, पैसे से। क्या आय उपागम में हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आय उपागम में हम संसाधन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आय उपागम में सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। विचार यह है, आय जो है उसका स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति कितनी स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, यानी जिसके पास जितनी आजादी होगी उतना ही उनके पास अच्छा पैसा होगा, ऐसा मानना है आय उपागम का। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। ये बात मैंने पहले ही बताई आपको कि किसी देश में पैसे ज्यादा होंगे तो वो देश स्वतः ही मानव विकास की रिपोर्ट में बहुत आगे चला जाएगा। ऐसा किसका मानना है, ऐसा आय उपागम का मानना है। ऐसा डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन कतई ही नहीं कह रहे हैं। ये तो आय उपागम है जो नूतन विधियां, जिसे हम क्या कह रहे थे, नूतन यानी छोटी छोटी जो विधियां चली थी मानव विकास को मापने की, उनमें विधि एक है आय उपागम। तो ये समझिए आपने। अब है कल्याण उपागम। किसी देश में लोगों का कल्याण या विकास कितना हो रहा है इस आधार पर देखा जाता है, तो इसको समझते हैं। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्यों के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधन पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी ये उपागम क्या करता है, ये सब कुछ देख लेता है। मैं अगर इसको एक शब्द में यूं कहूं कि मानव विकास जितना आंख खोल के देखता है उतना ही कल्याण उपागम देखता है। तो क्या कल्याण उपागम मानव विकास से अलग है? नहीं। मानव विकास को मापने की इकाइयां जो है, नूतन विधियां जो है, उनको हम देख रहे हैं और उसमें आय उपागम हम पढ़ चुके हैं। कल्याण उपागम हम देख रहे हैं कि मानव का कल्याण होगा, और वो कैसे होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और उसको अच्छी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और अच्छी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तो उसका कल्याण होगा। उसका क्या होगा? कल्याण। ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी है ये विकासात्मक गतिविधियां हैं, यानी मानव का विकास करती है। क्या करती है? मानव का विकास। बताया मैंने आपको, तबीयत थोड़ी ऐसे ही है, फिर भी पढ़ना है बस, है ना। ये उपागम मानव को लाभार्थी तथा अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जो है उन्हीं को खोलने का काम करता है ये पॉइंट, क्योंकि ये विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देते हैं, यानी जितनी सुख सुविधाएं होगी, जितने अच्छे साधन होंगे, सरकारी व्यय पर तर्क देते हैं, उतना ही देश आगे तरक्की करेगा। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। यानी कि कल्याण उपागम में लोग प्रतिभागी नहीं होते हैं लेकिन वो निष्क्रिय प्राप्त करता भी होते हैं। कई बार कोई व्यक्ति काम नहीं करता लेकिन उसने काम ऐसा किया है कि वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लेता है, अच्छे से कर लेता है और उसकी बैठे बैठे इनकम शुरू हो जाती है। वो निष्क्रिय आज तो, लेकिन कभी ना कभी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों पर वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार कल्याण पर ज्यादा खर्चा करे, लोगों के कल्याण कैसे होगा? लोगों का शिक्षा पर पैसा खर्च करो,
स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करो और सामाजिक सुरक्षा पर पैसा खर्च करो, उसी से क्या होगा, स्तर जो है विकास है वो खुलते जाएंगे और मानव विकास बढ़ेगा। आगे देखें, बताओ सबसे पहले कौन सा पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा कल्याण, उससे पहले पढ़ा हमने आय। तो ये दो उपागम ऐसे हैं, दो साधन ऐसे हैं जो एक तो पैसे की बात करता है और एक शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की बात करता है। ये नूतन विधियां हैं। क्या है, नूतन विधियां, ये भी आपको पता रखना है। दूसरा साधन है मानव विकास नापने के, क्या है, साधन। इस उपागम को कौन सा, आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी मानव को ढेर सारी आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति जब मानव करने लग जाता है तो वो देश स्वतः ही तरक्की के साथ मानव विकास रिपोर्ट को भी सुधार लेता है। 0 से 1 के बीच हमेशा अपना स्थान 900 के आसपास लेके आ जाता है, तो उसके पास ये सुविधाएं होती है। 6 न्यूनतम आवश्यकता होती है व्यक्ति की, उसको भी हम देखेंगे। इस उपागम को मूल रूप से नापने का जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, वो क्या करता है, वो कहता है कि लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं, जो परमानेंट आवश्यकताएं हैं, जो उसकी हमेशा से अनिवार्य जिसे हम कह सकते हैं, कंपलसरी जिसे हम कह सकते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और ये बात कहने वाला कौन है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम, यानी काम करने वाले लोगों की जो देखरेख करता है पूरे वर्ल्ड में, उसको हम कहते हैं ILO संगठन। वो कह रहा है कि इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता होती है व्यक्तियों की, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। देखो, अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक तो 3 बात ही कर रहे हैं, शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और संसाधन अच्छा हो, लेकिन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आधारभूत आवश्यकताओं में बात कर रहा है कि व्यक्ति की 6 चीजों को देखो, उसकी 6 आवश्यकताएं पूरी करो और उन 6 चीजों का ध्यान रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करो। एक चेतावनी दे रहा है HDI को, कौन, लेकिन SDI कह रहे हैं भाई तेरा विचार भी हम रख लेते हैं। UNDP जो है इस बात का भी जिक्र कर देती है कि ये ILO ये कह रहा है, जो हमने अभी ऐड तो नहीं किया लेकिन इसको ऐड हम जल्दी करेंगे। क्या कह रहा है ये, कि व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा दो, शिक्षा अच्छी दो, भोजन अच्छा दो, उसको पीने का पानी अच्छा दो और रहने की व्यवस्था अच्छी दो। अब फिर क्या कहता है, ILO कहता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा दो, व्यक्ति को शिक्षा अच्छी दो, भोजन अच्छा दो, जल पीने का अच्छा दो, व्यवस्था अच्छी दो उसे, और आवास अच्छा दो। ये 6 आवश्यकताएं उसकी पूरी करो। कौन कहता है, ILO। जब HDI रिपोर्ट तैयार करने वाला UNDP कहता है कि हमारी 3 चीजें जो है, शिक्षा, क्योंकि वो कितनी बताती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, ये इन्हीं को इसी में गिना देता है जो हमने शुरू में ही बात कर ली थी। शिक्षा, ये कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति की अच्छी होगी तो शिक्षा अगर व्यक्ति की अच्छी है, स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा है, तो इसका मतलब भोजन उसे सबसे ही अच्छा मिल रहा है। यानी कि ILO की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे अलाइनमेंट है जो पहले ही दे चुका है, कौन, UNDP HDI रिपोर्ट में। जैसे भोजन अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो दोनों को नहीं लिख के एक को लिख देता है। जैसे इसके अंदर हम देखें कि आवास अच्छा है, मतलब संसाधन अच्छे मिल रहे, स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा, तो इन चीजों का वो जिक्र करता है और ध्यान भी रखता है। तो इससे आगे अगर हम देखें तो एक पॉइंट और दिखाई दे रहा है आपको, इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। ILO चेतावनी दे रहा है HDI रिपोर्ट को, वो कह रहा है कि तुमने 6 चीजें लिखनी चाहिए थी, 3 ही लिख के भेज दिया। तब ILO जो है उसको वापस HDI रिपोर्ट जो है वो बनाने वाला UNDP कहता है, भाई साहब आपकी बात सही है, हम बच्चों को ये भी बता देते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती है, लेकिन बच्चों को शिक्षक ये भी समझाए कि ये चीजें जो है वो इसमें पहले से ही ऐड है। अब मैं कहूं, या तो मैं कहूं कि इनको खाना खिला दो, या फिर मैं कहता हूं कि इनको खाना नहीं कहकर मैं कहूं कि इनको रोटी, सब्जी, चावल, चपाती, जो भी है, जो कुछ इनको प्याज, सलाद वगैरह जो भी है, इनको ला के दे दो। एक तो इतना बखान करूं मैं, वो तो कर रहा ILO, वो कह रहा 6 चीजें होती है, 7 चीजें होती है। एक मैं सीधा कह दूं इनको बढ़िया सा खाना खिला दो, इसमें सारी चीजें आ गई, सब्जी वब्जी, सलाद वगैरह सब ऐड हो गए, तो वो बात शॉर्ट में कर रहा है। HDI रिपोर्ट जो हमारी आती है UNDP से, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन अच्छा होना चाहिए। तो आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, समता उपागम, व्यक्ति में समता कितनी है। इस उपागम का संबंध डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, डॉक्टर नहीं है भाई, प्रोफेसर है, अमर्त्य सेन से है।
अमर्त्य सेन को आप जानते ही हो, भारत के रहने वाले थे, लास्ट में बांग्लादेश चले गए और ये मैटर नहीं करता कि इन्होंने 3 शादियां की थी, ठीक है ना। बड़े रॉयल व्यक्ति थे ये, और इनको भारत रत्न भी मिला 1999 या 98 के आसपास। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का विकास, निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ये कोटेशन है इनका, जिसको ध्यान से आपको समझना है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश की शान है अमर्त्य सेन। इन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, है ना। देखिए क्या कहा इन्होंने, संसाधनों तक पहुंच, यानी जो कुछ रहना खाना पीना जो कुछ भी होता है संसाधन होता है, वहां तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण कर दो आप, यानी मानव को संसाधनों तक अंगुली पकड़ के पहुंचा दो, फिर वो अपने आप कर लेगा, उसको क्या करना है। बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास कहीं किसी देश में बढ़ रहा है तो उसकी चाबी क्या है, वो बता रहे हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन धीरे से कान में कह रहे हैं, और मैं भी आपको धीरे से कान में कह दूं। अमर्त्य सेन कह रहा है बाकी देशों को पता ही नहीं चलना चाहिए, अगर किसी देश को अपनी स्थिति सुधारनी है मानव विकास की, तो जो संसाधन उसके पास पड़े हैं, वहां उस देश के जो नागरिक हैं उनको ये सिखा दो कि इन संसाधनों को काम में कैसे लेना है, उस देश की मानव विकास रिपोर्ट स्वतः ही बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं, कौन कह रहा है, आप भी नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं अमर्त्य सेन। बहुत ही प्यारी सी चीज आई आपके सामने, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लेक्चर को अच्छे से समझा, और बार बार खांसी आने के बावजूद भी आप रुके रहे, टिके रहे, मस्ती से पढ़े। और मिलते हैं अगले लेक्चर बड़े ही शानदार तरीके से और मस्त तरीके से पढ़ने के लिए। लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़े, वहां आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कौन सी क्लास कब रहती है, क्या रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।